हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग एक नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, चैप्टर 3, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। ये ऐसे टॉपिक हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स जो हमारे लाइफ में डेली हो रहा है और हम लोग बहुत अच्छे से इससे फेमिलियर भी हैं। बट थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो पहले मनी को समझेंगे। तो मनी को अगर कहा जाए तो नो डाउट it plays major role in our daily life। वैसे भी इससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, नो डाउट, है ना। इस बात का तो कोई डाउट है ही नहीं। हमारे लाइफ का ये मेजर रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है? वी कैन सी इन मेनी ट्रांजैक्शंस। इन रोल को हम लोग सी इन मेनी ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन किस तरीके का? अगर ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे आप सराउंडिंग में देख सकते हो, कोई व्यक्ति ऐसा है जो सब्जियां खरीद रहा है, बाइंग वेजिटेबल। किसी को आप ऑब्जर्व करोगे तो कोई जो है ऑटो या फिर बस में ट्रेवल कर रहा है, टेकिंग ऑटो एंड बस, कुछ न कुछ सर्विस गेन कर रहा है। किसी को देखोगे तो मान लीजिए डॉक्टर को पे कर रहा है, डॉक्टर पेमेंट। कोई स्कूल का फी पे कर रहा है, पेइंग स्कूल फी। तो ऐसे कई सारी एक्टिविटीज से हम जो है फेमिलियर है और ये एक तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इन सब में अगर कोई चीज कॉमन है या इन सब चीजों के बीच अगर कोई कॉमन एक्सचेंज हो रहा है, कॉमन एक्सचेंज, कुछ अगर कॉमन एक्सचेंज है, यानी कि आपने वेजिटेबल दिया, बदले में उनको क्या दिया, या फिर आपने बस या ऑटो में ट्रेवल किया तो बदले में क्या दिया, दैट इज एक्सचेंज, एक दूसरे से एक्सचेंज करना। सो इट्स अ मनी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं मनी जो है, मनी इजली एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज। पैसा जो है, मनी जो है, आसानी से उसको एक्सचेंज किया जा सकता है किसी गुड्स, जैसे वेजिटेबल इट्स अ काइंड ऑफ गुड्स, ऑटो लेना, बस लेना, ये एक तरह से सर्विस होता है, डॉक्टर या फिर स्कूल फी वगैरह, ये सब सर्विस में आता है। तो आप या तो किसी तरीके के गुड्स ले रहे हो और या फिर सर्विसेज, उनके बदले में आपने दिया मनी। नाउ व्हाई, क्यों? रीजन ये है बिकॉज everyone accepts money। हर व्यक्ति मनी को एक्सेप्ट कर रहा है ना। हर व्यक्ति पैसे को एक्सेप्ट करता है। देन later they can purchase whatever they want। क्यों ले रहे हैं? बाद में उनको जब भी कुछ whatever they want मीन्स कल को उन्हें कुछ भी और सामान खरीदना हो तो क्या करेंगे? उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सपोज करिए एक शू मेकर है, और इसको चाहिए, इसको खरीदना है, he wants to purchase wheat। ठीक है, want wheat, इसको गेहूं खरीदना है ना। what he did, ये गया मार्केट में इन्होंने अपने शू को सेल किया, बदले में इनको मिला मनी। इस पैसे को ले जाकर मनी
का इस्तेमाल किया और ले जाकर इन्होंने किसान को पे किया, किसान ने बदले में इनको दिया वीट, बदले में वीट मिला। मीन्स आप ऐसे देखो, अब ऐसे देखो कि एक गुड्स तो वीट हो गया, दूसरा गुड्स जो है सू हो गया, इन बिटवीन आपका मनी हो गया। सो गुड्स, वन गुड्स मान लीजिए ए, इसके बीच में मनी और फिर गुड्स बी, है ना। इजी वे से ट्रांजैक्ट हो गया। इन्होंने एक गुड्स को सेल किया, पैसे लिया, दूसरे गुड को खरीद लिया। क्लियर। नाउ वी हैव टू इमेजिन व्हाट इफ देयर इज नो मनी। क्या होता कि पैसा होता ही नहीं, मतलब मनी का कंसेप्ट होता ही नहीं, इफ देयर इज नो मनी। इसका मतलब क्या होता कि जो गुड्स है, गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। कहने का मतलब एक गुड है, गुड्स है कुछ, उसको अगर आपको सेल करना है या बाय करना है तो आपको अदर गुड्स के साथ ही एक्सचेंज करना पड़ेगा, एंड वी कॉल इट दिस इज बार्टर सिस्टम। अगर ऐसा होता तो आप इमेजिन करो, शूमेकर हैव टू फाइंड किसान, एक ऐसे किसान को ढूंढना पड़ता जो ना सिर्फ रेडी हो सेल करने के लिए, सेल वीट, बट आल्सो रेडी टू बाय सू। उसको वो वीट बेचने के लिए भी रेडी है और सू को खरीदने के लिए भी रेडी है। ये चीज करना पड़ता। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दिस ट्रांजैक्शन, इन बार्टर सिस्टम both party must be ready to sell and purchase at the same time। आप सोच के देखो, इसी में किसान ये चाहता है, ठीक है, किसान चाहता है कि मैं अपना वीट सेल करके कहीं से सू ले लूं, और सू मेकर क्या चाहता है कि मैं अपना सू को सेल कर दूं, सू को सेल करके बाय कर लूं वीट। तो दो पार्टी चाहिए जो दोनों ही सेल और बाय, जो वो सेल और बाय करना चाहते हैं एट द सेम टाइम। ये एक तरह से इस सिचुएशन को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ऐसा किसान इजी वे से आपको मिल जाएगा, सू मेकर को इतना इजी तो मिलेगा नहीं। सो नो डाउट, पहली बात, डबल कोइंसिडेंस के कारण बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, आसानी से नहीं होगा, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उससे भी बड़ी बात इनएफिशिएंट होता है।
ना इसका मतलब क्या हुआ, इनएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? सी, अभी तो मान लीजिए शूज है। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा आइटम है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कितने शू के इक्वल जो है आपका 1 kg या 2 kg वेट होगा। पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि शू कितना हो जिसके इक्विवेलेंट जो है वेट दिया जाए। तो ये तो डिसाइड हो ही नहीं पाएगा ना। इस डिसीजन को लेना, यही क्या करता है, पूरे ट्रांजैक्शन को इनएफिशिएंट बनाता है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था मनी। सो दैट इज द रीजन मनी प्लेज एन मेजर इंटरमीडिएट रोल। क्लियर? इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम को हमने समझा, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, जिसके कारण पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन था वो डिफिकल्ट हो रहा था, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, और ये भी डिफिकल्ट था कि कैसे ये इक्वेट करे कि एक शूज या फिर एक गुड्स जो है कैसे इक्विवेलेंट होगा दूसरे गुड्स के साथ। तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट हो रहा था। इसका सॉल्यूशन था मनी। मनी प्लेज इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट रोल। इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है कैसे? आप समझो इसको। जैसे शू मेकर है, नाउ शू मेकर ओनली हैव टू फाइंड अ बायर। सिर्फ और सिर्फ एक बायर ही बस इसको चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जिसको, जैसे ये अभी तक ऐसे किसान को ढूंढ रहा था जो ना सिर्फ अपने बीट को सेल करना चाहता है और साथ में शूज भी चाहता है, मीन सेलिंग एंड बाइंग दोनों एक्टिविटी चाहता है। तो आप कह सकते हो एक तरह से कि मनी सेपरेट्स सेलिंग फ्रॉम बाइंग। सेलिंग एक्टिविटी को बाइंग एक्टिविटी से सेपरेट कर दिया, एंड इट मेक्स, यही कारण है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी के कारण जो है मनी हमारा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों है? एक तो ये अगेन इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है, इंटरमीडिएट रोल इसका, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेलिंग एक्टिविटी को बाइंग एक्टिविटी से सेपरेट करता है, ठीक है? क्लियर? तो अब जरा इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं कि कैसे मनी इवॉल्व हुआ, इसको मिटाते हैं। तो अभी के कंक्लूजन से एक चीज तो कंक्लूड हो गया कि मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप एक चीज इमेजिन करो, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग करेंसी में पेपर और कॉइन यूज करते हैं, तो जब एज ए मीडियम ही यूज करना है फिर तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझे, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंशिएंट टाइम में मनी यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो यूज होता था वो ग्रेन्स भी यूज हुआ है, बीन्स उस टाइम पे यूज होता था, ग्रेन्स हुआ है, कैटल हुआ है। आप इमेजिन नहीं करोगे, शायद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो वहां पर लोगों को जेल में डाल रखा था, स्पेशली जूइश वालों को, उन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिगरेट को बना लिया था।
तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी तो कुछ भी चीज बनाया जा सकता है। तो एंशिएंट टाइम में ग्रेन्स और कैटल यूज किया गया। उसके बाद यानी लेटर पीरियड में अगर देखा जाए, लेटर पीरियड, सो देयर वाज मेटलिक मनी, मेटलिक मनी, जैसे पंच मार्क्ड कॉइन यूज किया गया, पंच मार्क्ड कॉइन, कहने का मतलब एक मेटल है उसके ऊपर पंच मार के। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, इनको एज अ मनी यूज किया गया है ना, ड्यूरिंग दी स्पेशली गुप्ता पीरियड और कुषाण पीरियड में। लेटर तुगलक पीरियड हो गया, अकबर के पीरियड में, ये इन सब ने क्या किया, तुगलक पीरियड, अकबर पीरियड, इन सब ने जो है कहीं ना कहीं मेटलिक कॉइन का यूज किया। इवन अगर आज प्रेजेंट टाइम में इनके मेटल्स मिलते हैं तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या था। अगर हम लोग टुडे की बात करें, आज हम लोग बात करें, मनी जिसको हम लोग कहते हैं करेंसी, ये किस फॉर्म में है, पेपर एंड कॉइन। आज प्रेजेंट सिचुएशन में जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो या तो पेपर करेंसी है या कॉइन है, कॉइन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। अब अगर आप पहले वाले से और आज के वाले से कंपेयर करोगे तो एक मेजर डिफरेंस मिलेगा आपको। अर्लियर जो पहले जो करेंसी यूज होता था, मनी जो पहले यूज होता था, जैसे एग्जांपल के लिए आप गोल्ड, मान लीजिए गोल्ड है, उसका कोई एक वैल्यू है, मान लीजिए 1 रुपया, उस गोल्ड को अपनी खुद की वैल्यू हुआ करता था। मींस अर्लियर मनी, या कह सकते हो अर्लियर, चलो ठीक है, अर्लियर मनी हैड इट्स ओन वैल्यू। प्रेजेंट इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब खुद के पास वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी इसका समझ में आ जाएगा मीनिंग। प्रेजेंट मनी हैड नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई एक अफ्रीकन कंट्री का या किसी भी एक अलग कंट्री का, मान लीजिए पाकिस्तान का, आपको किसी ने एक करेंसी दे दिया, नोट दे दिया, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है 500, आप खरीदोगे, आप लोगे उस नोट को? क्योंकि ये कहीं से भी इंडिया में इसका रिलेवेंस है ही नहीं, ये तो जस्ट काइंड ऑफ पेपर नोट हुआ ना, इट्स अ काइंड ऑफ पेपर। कोई अगर 1 रुपए में दे तो ले लोगे, हाँ ठीक है, रखने के लिए, सजाने के लिए कि नहीं हाँ मेरे पास एक पाकिस्तान का नोट है। बाकी इंडिया में उसको खर्च कर पाओगे क्या? 500 के इक्विवेलेंट आपको कोई ऑब्जेक्ट मिल सकता है, कोई एक गुड्स मिल सकता है, या कोई सर्विस गेन कर सकते हो? नहीं। तो एज ए करेंसी इनका खुद का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमारे पास 5 रुपीज का कॉइन है, आप समझना इस बात को, 5 रुपीज का कॉइन है, ठीक है। पहले का जो 5 रुपीज का कॉइन था वो बहुत ही मोटा हुआ करता था, थोड़ा सा थिक होता था, और उसका मेटल भी बेहतर था। तो उस मेटल का इस्तेमाल करके उसका स्मगलिंग होता था, उस मेटल को स्मगल करके बांग्लादेश भेजकर जो है उसके कई सारे ब्लेड बना लेते थे। तो मान लीजिए 10 ब्लेड बना दिए, तो यही 5 रुपया, 5 का जो कॉइन था, जो मेटल था, इसको एक अलग फॉर्म में बना दिए। ये तब जब इसकी कोई ओन वैल्यू थी, ओन वैल्यू। आज का जो आप 5 का कॉइन देखोगे ना, एकदम हल्का पतला सा मिलेगा, और उसका कोई खुद का कोई वैल्यू नहीं होता। तो जो प्रेजेंट टाइम में मनी हैज नो वैल्यू। अर्लियर का जो पैसा था, जो पैसा यूज होता था गोल्ड में, सिल्वर में, है ना, उनकी खुद की वैल्यू थी। जैसे ग्रेन्स, अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हो, सो दे इट कैन बी, इट कुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, किसी तरीके के रॉ मटेरियल में वो यूज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्रेन्स आपने एक्सचेंज किया,
मनी के फॉर्म में। अगर मान लो कोई लिया भी नहीं, आप खुद ही कंज्यूम कर जाओ, खा जाओ, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अभी के टाइम में इसकी कोई खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यू कांट, नॉट एबल टू यूज एज रॉ मटेरियल। तो फिर हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्वेश्चन ये है कि इसका खुद का कुछ वैल्यू नहीं है, तो फिर हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं? बिकॉज इट authorized by गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है। क्लियर? क्योंकि ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं, ये टर्म आपके बुक में है नहीं बट ये जरूरी टर्म है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, इसको बोलते हैं फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब वो करेंसी जिसका अपना खुद का कोई वैल्यू ना हो बट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया गया हो उसको यूज करने के लिए। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कैसे किया है? गवर्नमेंट ने इसके लिए एक इंस्टीट्यूशंस बनाया है जिसका काम है करेंसी को रिलीज करना, करेंसी को इश्यू करना। पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो बनाने के पीछे वो जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया उसको एक लीगल अथॉरिटी भी दिया गया है। क्लियर? और वो अथॉरिटी, वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है? आरबीआई। तो ये बात अभी तक समझ में आया? तो ये कैसे जो है ये वैल्यूएबल है हमारे कंट्री में, इसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। सो गवर्नमेंट ने किया क्या? गवर्नमेंट क्रिएटेड एन इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये कैसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह क्रिएट किए या कैसे इनको अथॉरिटी दिए? इनको अथॉरिटी भी दिए, अथॉराइज टू इश्यू करेंसी। तो पहली बात ये कि जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न मनी का, तो मॉडर्न मनी हमारा क्या है? करेंसी है। आज प्रेजेंट टाइम का जो मनी है, मॉडर्न मनी, इट्स आवर करेंसी। और करेंसी किन बातों को इंक्लूड करता है? दैट इज पेपर मनी एज वेल एज कॉइन। ठीक है? अब अथॉरिटी इनको मिला कैसे? गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी दी, इसका मतलब क्या है? सी, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर एक प्रॉपर वे से लॉ बनाया है ना। उस लॉ के अंतर्गत एक बॉडी बनाई गई जिसको बोला गया आरबीआई, और इसी लॉ ने इस करेंसी को, ये जो करेंसी निकल रहा है, इसको लीगल स्टेटस दिया गया। दिस लॉ गेव लीगल स्टेटस। नाउ लीगल स्टेटस का मतलब क्या है? लीगल स्टेटस का मतलब इसके हेल्प से जो करेंसी है, करेंसी बिकेम लीगल टेंडर। टेंडर मतलब पे कर, ऑफर करना पेमेंट के लिए। टेंडर का मतलब ऑफरिंग फॉर पेमेंट। नाउ लीगल टेंडर का मतलब क्या हो गया? लीगल टेंडर का मतलब क्या हो गया? मीन्स everyone have to accept rupee for transaction। किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? रूपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये, लीगल टेंडर का मतलब ये है। अगर मींस नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट करने से कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सी, हम लोग बहुत ज्यादा चीजें बातों को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, कई सारे कंडीशंस भी हैं, बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि आपको रूपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी तरीके के ट्रांजैक्शन को अगर सेटल करना है तो आपको रूपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
कैसे ये मिला? मींस लीगल टेंडर का मतलब ये हो गया, अगर आप रिफ्यूज करोगे तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर पनिशमेंट, आपको पनिश किया जाएगा। सी, अगर मान लो हम अपने कंट्री को देखें, ठीक है, हमारा कंट्री, ये जो करेंसी है इसका कोई वैल्यू है पाकिस्तान में या कहीं अदर कंट्री में? एज सच इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस करेंसी का विद इन कंट्री, क्योंकि जब भी कोई एक लॉ बनाया जाता है वो कंट्री में ही स्पेसिफाइड होता है। बाद में गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट के साथ अगर एमओयू या फिर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो अपना यूज करते हैं, तो वो एक अलग सेपरेट बात है। बट फॉर द टाइम बिंग अगर हम कंसीडर करें तो रूपी जो नोट है ना, किसी और कंट्री में ये जस्ट काइंड ऑफ एक तरह के कागज का टुकड़ा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं। बट हमारे यहाँ उसका सिग्निफिकेंस अलग है। कैसे सिग्निफिकेंस अलग है? बिकॉज इट गवर्नमेंट ऑथोराइज। क्लियर है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑथोराइज का मतलब समझ में आया। उन्होंने एक आरबीआई बनाया, आरबीआई करेंसी इशू करेगा, करेंसी को इसी लॉ के अंतर्गत जो है एक लीगल स्टेटस दिया गया। लीगल स्टेटस मेक करेंसी लीगल टेंडर, मींस अलाउ करता है एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट दी रूपी फॉर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट, और कोई इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? गुड, ठीक है, ये बेसिक बात है हमारी करेंसी का। अब बैंक से रिलेटेड बातों को भी देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हमने मनी को तो समझ लिया, मनी स्पेशली मॉडर्न मनी को हमने समझ लिया, मॉडर्न मनी है ना, दैट इज करेंसी। लेकिन कुछ और भी है जो हमारे मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन की तरह रोल प्ले करता है। देयर इज समथिंग वी कॉल इट बैंक डिपॉजिट, जो ये भी क्या करता है, also works as medium of exchange। अब ये कैसे करता है इसको आप समझो। तो अगर मैं किसी एक व्यक्ति को कंसीडर करूं जो सैलरी गेन करता है, मान लीजिए एक पर्सन है जिसका कुछ सैलरी है, वो सैलरी गेन कर रहा है, तो उसको जितना खर्च करना है आफ्टर एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत तो पैसा मिलेगा, मींस उसने कुछ एक्सपेंड किया, जो रिमेनिंग बच गया पैसा, ये जनरली आज के टाइम में यही होता है, डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक। नाउ बैंक उसके बदले में उसको डेबिट कार्ड देता है ना, एटीएम कार्ड जो होता है वो तो चलो एक अलग सेपरेट मैटर है, ठीक है, क्योंकि डेबिट कार्ड आपने लिया भी जो, तो उसको आपने कहीं पे भी ले जाके यूज किया तो उसमें से आपने पैसा निकाल के अगेन कहानी यहीं पे आ जाता है, मनी पे आ जाता है। पर थोड़ा सा बैंक वाले पोर्शन पे डिस्कस करते हैं। तो डिपॉजिट इन बैंक, पहले ये कि ये डिपॉजिट करने से इसको फायदा क्या है, ठीक है, क्योंकि ये इसको कभी भी विड्रॉ कर सकता है अपने पैसे को, एनी टाइम विड्रॉ, एनी टाइम कैन बी विड्रॉ। आप कभी भी क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। दैट इज द रीजन, पहले तो इसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। क्या बोला जाता है? डिमांड, जो आपने किया है वो है डिमांड डिपॉजिट, मींस मैं कभी भी अपना पैसा निकाल सकता हूं। गुड। दूसरी बात, उस डिपॉजिट अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है बैंक के साइड से, मींस बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड अमाउंट। और इससे बड़ी बात जो होता है, इट सेफ्टी, सेफ इन बैंक, मीन्स मनी सेफ इन बैंक। जो पैसा है आपका वो क्या है, बैंक में सेफ है। नाउ मैंने कहा कि आजकल जब हम लोग मॉडर्न मनी की बात करते हैं तो नॉट ओनली करेंसी जो बैंक में डिपॉजिट है वो भी एज अ मॉडर्न मनी में ही आता है, मींस व्हेन इट कम्स टू द मॉडर्न मनी तो दोनों इंक्लूड कर रहा है। एटीएम वाले कंसेप्ट में हम लोग पैसा निकाल के ही काम कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है उस वाले कंसेप्ट को, क्योंकि ये बाद में यहीं पे कहा नहीं आ जा रहा। तो बैंक डिपॉजिट क्यों हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसको समझो। बैंक जो है, बैंक क्या करता है इसको आप समझो। बैंक
प्रोवाइड्स चेक ऑन डिपॉजिट। आपने डिपॉजिट किया है, उसके बेसिस पे आपको चेक दिया गया, ठीक है। दिस चेक कैन बी यूटिलाइज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कुछ खरीदने, मान लीजिए आप कार खरीदने गए, ठीक है। कार पे करने के लिए सपोज करिए ये 30 लाख रुपीस लग रहा है। अब आप 30 लाख रुपीस अगर लेके चलोगे तो फिर तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने चेक से पेमेंट करना सही समझा। अब ये चेक क्या करता है, चेक एक तरह का इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है, जैसे कि कितना अमाउंट पे करना है। एक तो अमाउंट, इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है। पेयर्स जो पे कर रहा है उसका अकाउंट, पेयर्स अकाउंट, और जो रिसीवर रहता है उसका अकाउंट, रिसीवर्स अकाउंट। तो एक सिंपल कागज का टुकड़ा जो है ये पूरे अमाउंट का ट्रांजैक्शन क्या कर देता है, डन कर देता है, ठीक है। आपने चेक पे किया, चेक पेमेंट किया, चेक पेमेंट, इस चेक को ले जाकर उसने, जो भी मान लीजिए गाड़ी का ओनर है, उसने जाके जो है बैंक को दिया, बैंक ने उस चेक को देखा। चेक के अंदर चेक की यूनिक आईडी होती है, चेक यूनिक नंबर होता है, उसमें जिस ब्रांच से इशू हुआ है उस ब्रांच के बारे में भी होता है, मींस ऑल डिटेल। ये सारा डिटेल जो है हेल्प करता है अमाउंट ट्रांसफर। ना इसको इश्यू करने की अथॉरिटी किसने दिया, चेक को इश्यू करने की अथॉरिटी किसने दिया, चेक इश्यू कौन कर रहा है, बैंक को अथॉरिटी किसने दिया चेक इश्यू करने का, गवर्नमेंट ने। जैसे गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि आप करेंसी इश्यू कर सकते हो, वैसे ही बैंक को भी बोला कि आप चेक इश्यू कर सकते हो, ठीक है। इन दिस वे ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। सो वी कैन से कि आज प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न मनी की जब हम बात करते हैं, इट कम्स अंडर करेंसी एज वेल एज बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट और करेंसी दोनों को ही हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, मॉडर्न मनी में, ठीक है। तो आज हम लोगों का मनी वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। आगे की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।